Hello, dear students. How are you? Ready for class? Okay. Today I am going to discuss Economics, Chapter 2 of Class 9, that is called People as Resource. So let's start. First of all, what is resource? कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल होती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. As you know, resources are of two types, natural resource and man-made resource. Apart from that, there are third type of resources also there, which is called human resource. जब people resource के रूप में काम करते हैं तो वो human resource कहलाते हैं. अब सवाल ये उठता है कि people resource के रूप में कैसे काम कर सकते हैं. people तो people हैं, human हैं, वो resource कैसे हो सकते हैं. तो लोग भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. जैसे आप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाते हो तो आप उनकी सर्विसेज लेते हो तो वो आपके लिए यूज़फुल हैं. टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, इंजीनियर, प्लम्बर्स आपके काम आते हैं. तो कोई भी प्रोफेशनल जो आपको किसी ना किसी रूप में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे आर रिसोर्सेज. वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and ability. जो हमारे कंट्री के वर्किंग पीपल होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, जो अपनी स्किल और एबिलिटी से हमारे काम आते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं. तो अगर हम बात करें अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की, तो ऑलमोस्ट हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने पर से क्या क्या समस्याएं आएंगी. फूड की समस्या, एजुकेशन की समस्या, हेल्थ की समस्या, मेडिकल फैसिलिटी की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम जो हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन के कारण हमें फेस करनी पड़ेंगी. बट अगर हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो हमें समझ आएगा कि पॉपुलेशन हमारे देश के लिए फ़ायदा भी साबित हो सकती है अगर ये अच्छी प्रकार से शिक्षित और हेल्दी पॉपुलेशन हो. तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन लाइबिलिटी. अगर हम यहाँ पे रहने वाली जनसंख्या को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, तो वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी होने की बजाय एक एसेट भी साबित हो सकते हैं. मीन्स वो डिसएडवांटेजेस नहीं, एडवांटेजेस भी प्रूव हो सकते हैं. तो पॉपुलेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करके उसके पॉजिटिव साइड पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. It becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. जैसे कि अगर हमारे पास कोई सेविंग है, मनी है, तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम कोई प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी, या हम कहीं और उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस ये होता है कि फ्यूचर में वो हमारे काम आएगा. तो अगर हम अपने देश के बच्चों की, हमारे देश का जो भविष्य है, उनके हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, अपनी मनी बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करें, तो वो बच्चे बड़े होकर हमारे देश के काम आ सकते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जा सकते हैं. सो इट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. अगर हम बच्चों की एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर में इन्वेस्ट करें, अपनी मनी लगाएं, तो वो हमारे देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं. वो हमारे देश की इकोनॉमी को विकास के स्तर पर पहुंचा सकते हैं. ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल जैसे कि किसी में कौशल होता है, कोई स्किल होता है, कुशलता होती है, ज्ञान होता है, उसको मिलाकर ह्यूमन कैपिटल बनती है. ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि स्किल एंड नॉलेज दोनों चीज़ें होना ही ह्यूमन कैपिटल. The existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy. We call it human capital formation. अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो लोग हैं जो हमारे काम आ रहे हैं, हमारे लिए यूज़फुल हैं, तो उनको और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है. उनको और ज़्यादा एजुकेट करके, उनको और ज़्यादा हेल्दी बनाकर, उनके हेल्थ की केयर करके, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनको ह्यूमन कैपिटल के रूप में बदला जा सकता है.
सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम अपने देश के बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करें. It is more superior to other resources like land and physical capital as it can make use of land and capital. तो ये जो और resources हैं, ह्यूमन रिसोर्स के अलावा और रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड है या फिजिकल कैपिटल है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा सुपीरियर है. क्यों है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही वो रिसोर्स हैं जो इन अदर रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं. लैंड और कैपिटल अपने आप में अपना यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनका यूज़ करने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत है. जब ह्यूमन में, मनुष्य में, इंसान में सोच और समझ विकसित होगी, वो ट्रेंड होंगे, वो एजुकेटेड होंगे, तो वो जान पाएंगे कि लैंड और कैपिटल का यूज़, लैंड और फिज़िकल कैपिटल का यूज़ या दूसरे रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है और उससे अपनी इकोनॉमी को विकास के स्तर पर किस प्रकार से लेकर जाना है. अगर कोई एजुकेटेड पीपल है या हेल्दी पीपल है, तो वो जो इनकम कमाएगा वो सिर्फ उसके लिए ही काम नहीं आएगी, उससे पूरी सोसाइटी को, दूसरे लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा. अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसीडर्ड अ लायबिलिटी रादर देन एन एसेट. पहले ऐसा होता था कि कितने सालों से, कितने दशकों से ऐसा चला आ रहा था कि इंडिया में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी उसको एसेट ना मानकर लायबिलिटी ही माना जाता था. बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बर्डन है. इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. तो इसको भी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके एक प्रोडक्टिव एसेट के रूप में बदला जा सकता है. और ह्यूमन कैपिटल में में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एजुकेशन एंड हेल्थ में इन्वेस्ट करके. फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल. ट्रेनिंग देकर, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको यूज़ करना है और उसके बाद उनको किस प्रकार से अपना काम करना है, साइंटिफिक रिसर्च कैसे करनी है. तो इन सब चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इन दो फील्ड में इन्वेस्ट करके अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं. इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और इन 2 एग्जाम्पल के ज़रिए हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे. 2 स्टोरीज़ की हम बात करेंगे. सबसे पहले स्टोरी आती है सकल की. द स्टोरी ऑफ सकल. सकल एक बच्चा है हु इज़ 12 ईयर ओल्ड बॉय, जो कि 12 साल का एक लड़का है. उसकी मदर लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक वर्क. वो घर के काम करती हैं, डोमेस्टिक काम करती हैं. उनके फादर वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड. खेती का काम करते थे उनके फादर. उनके अंकल पास मैट्रिक बट नो जॉब. उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है बट उनके पास कोई जॉब नहीं है. वो घर पर ही बैठते हैं, खाली बैठते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है. सकल हेल्प हिज मदर इन हाउस वर्क एंड लुक्ड आफ्टर हिज यंगर सिबलिंग्स. सकल क्या करता है? वो घर पे अपनी मदर की हाउस वर्क में, डोमेस्टिक वर्क में हेल्प करता है और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है, उनकी देखभाल करता है. देन पेरेंट्स वांटेड हिम टू स्टडी एंड ही ज्वाइन विलेज स्कूल. बट जो सकल के पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, वो आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि वो स्टडी करे, इसलिए वो उसको विलेज के स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं. They forced him to join the village school, which he soon joined. और वो उसको ज्वाइन भी कर लेता है. Interested in studies and completed higher secondary. क्योंकि सकल पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, उसकी पढ़ाई में रुचि है, इस वजह से वो अपनी अच्छे से पढ़ाई करता है और अपनी हायर सेकेंडरी भी कंप्लीट कर लेता है. फादर टुक लोन फॉर हिज कंप्यूटर कोर्स. अब क्योंकि उसके फादर की इच्छा है कि वो उसको आगे पढ़ाएं, वो जानते हैं कि स्टडीज़ करने से क्या बेनिफिट होते हैं और वो उसको आगे पढ़ाना भी चाहते हैं. हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़. ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स. उसके फादर ने लोन लिया ताकि वो वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर का ज्वाइन कर सके. एंड सकल वॉज ऑल्सो मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग. तो सकल को सकल कंप्यूटर कोर्स करता है और उसको जॉब मिल जाता है. जॉब मिलने के बाद प्राइवेट फर्म में वो एक डिज़ाइन अ न्यू सॉफ्टवेयर, एक न्यू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है. ही डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. वो अपनी प्राइवेट फर्म में एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है एंड दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म. जिस प्रकार का वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है उससे उसकी फर्म को काफ़ी फ़ायदा होता है और उसकी फर्म की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है. उसके बाद उसको अपनी कंपनी में
अपनी फर्म में प्रमोशन भी मिलता है बिकॉज हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन। उसके बॉस को उसकी सर्विसेज का पता चलता है कि कितने अच्छे से उन्होंने इस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का काम किया है और वो उससे खुश होकर उसको रिवार्ड देते हैं, उसको प्रमोशन भी मिल जाता है। तो ये थी शकल की स्टोरी, जिससे आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से एक एजुकेशन मिलने के कारण वो किस तरीके से आगे बढ़ा। उसने जॉब भी पाई और जॉब में भी अच्छे से काम किया और उसके बाद उसको प्रमोशन भी मिला। नाउ इसके ऑपोजिट स्टोरी है विलास की। विलास एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है। उसके फादर एक फिशरमैन थे हु पास्ड अवे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हिज मदर सोल्ड फिश। अब उसकी मदर, जो उसके फादर काम करते थे, वही काम उसकी मदर करती हैं, जो अपने घर की अर्निंग चलाने के लिए फ़िश सेल करने का काम करती हैं ताकि अपनी फैमिली की नीड को पूरा कर सकें। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पोंड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। वो जो भी लैंड ओनर है उसके पोंड से फ़िश लाती हैं और उसको पास की मंडी में जाकर बेचती हैं। बट शी कुड अर्न ओनली ₹150 अ डे बाय सेलिंग फ़िश बेचने के काम से उनको ज़्यादा कमाई नहीं होती है। ओनली ₹150 पर डे ही उनको मिल पाता है, जो कि बहुत कम है उनकी अर्निंग नीड्स को पूरा करने के लिए। पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस विलास जो है वो ही बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। वो आर्थराइटिस का पेशेंट हो जाता है, जो कि एक बोन्स की का डिसीज़ है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। अब उसकी मदर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, तो उसको मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी दोनों ही नहीं मिल पाती हैं। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर। वो स्कूल भी नहीं जा पाता है। अब ना उसको हेल्थ अच्छी मिल पाती है, ना ही उसको एजुकेशन फैसिलिटी मिल पाती है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। अब वो स्टडीज़ में खुद भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसका काम क्या करता है? ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर। वो कुकिंग के काम में अपनी मदर की हेल्प करता है और अपने यंगर ब्रदर की केयर करता है, घर पे लुक्ड आफ्टर करता है उसको। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। फिर उसकी मदर बीमार पड़ जाती हैं एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। उसकी मदर की देखभाल के लिए भी घर पे कोई नहीं था, क्योंकि वो खुद भी बीमार रहता था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। फैमिली में कोई भी उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं था। अब विलास को क्या करना था? ही वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। विलास सोल्ड फिश। अब वो उसी सेम विलेज में जहाँ उसकी मदर फ़िश सेल करती थी, वहाँ उसे वही काम करना पड़ा। और जैसे उसकी मदर अनस्किल्ड लेबरर थी, वैसे ही वो भी रहा, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो वही काम कर सकता था जो उसकी मदर करती थी। तो ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मेयर इनकम। बहुत ही कम इनकम, अर्न वेरी लेस इनकम। जितनी उसकी मदर कमा पाती थी, वैसे ही वो भी लेस इनकम ही कमा पाता था। तो ये थी विलास की स्टोरी। अब शकल और विलास दोनों की स्टोरी आपने देखी, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन टू केस स्टडीज़। अब हमने दोनों केस स्टडीज़ की हैं, अब हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि हमें क्या समझ में आया। शकल वेंट टू स्कूल, विलास डिड नॉट। शकल स्कूल जाता था, विलास नहीं जाता था। मीन्स शकल जो था वो एजुकेटेड था, एजुकेशन प्राप्त कर रहा था, और विलास नहीं कर रहा था। शकल वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। शकल स्ट्रॉन्ग था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, और विलास आर्थराइटिस का पेशेंट था। शकल गोट अ डिग्री एंड फाउंड जॉब। शकल को डिग्री मिली, उसने अपना हायर सेकेंडरी भी कंप्लीट किया, उसने अपना कंप्यूटर वोकेशनल कोर्स भी कंप्लीट किया, उसको डिग्री मिली और उसको जॉब भी मिली, जहाँ की उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया। बट विलास डिड सेम वर्क एज हिज मदर। लेकिन विलास क्योंकि एजुकेटेड नहीं था, उसको जॉब नहीं मिला, उसको कोई काम नहीं मिला, उसे वही काम करना पड़ा जो उसकी मदर करती थी। एजुकेशन, अब क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। जो भी उसकी लेबर की क्वालिटी थी, एजुकेशन की वजह से वो और ज़्यादा बढ़ गई। इन केस ऑफ शकल के केस में क्या हुआ? सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। बहुत सालों की उसकी एजुकेशन, उसने जो शिक्षा प्राप्त की थी, उससे उसके काम की गुणवत्ता, काम की क्वालिटी बहुत बढ़ गई। इससे क्या हुआ? उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी जो थी वो भी एनहांस हो गई। इट इंक्रीज हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। जो भी उसके काम करने की क्षमता थी, उसकी प्रोडक्टिविटी थी, वो भी एनहांस हो गई। और ये जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी, इसकी वजह से इकोनॉमी की भी ग्रोथ हुई। ये इट एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब वो
प्राइवेट फर्म में काम करने लगा तो उसने अपनी फर्म के लिए बहुत अच्छे से काम किया। न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर उसने डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ और उससे खुश होकर उसको भी कहीं ना कहीं उसके बॉस ने रिवार्ड दिया। वो सैलरी के रूप में भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी हो सकता है। उसको प्रमोशन मिला, तो उससे जब उसकी फर्म को फ़ायदा हुआ तो इससे इकोनॉमी की भी ग्रोथ हुई, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हुआ। एंड इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन विलास के केस में ऐसा नहीं था, उसको एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही नहीं मिले। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। अपनी मदर की तरह उसने भी फिश सेल करके अपना काम चलाया। ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर एज हिज मदर। जैसे उसकी मदर अनस्किल्ड लेबरर रह गई, वैसे ही वो भी एक अनस्किल्ड लेबरर रह गया। तो इससे क्लियर होता है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स कौन थे? विलास और सकल। सकल ह्यूमन रिसोर्स बना, विलास नहीं, क्योंकि सकल के फादर ने, उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया था, उस पर पैसा लगाया था, मनी खर्च की थी, और फ्यूचर में इन रिटर्न फ्यूचर में वो उसने उनको एडवांटेज दिया, बेनिफिट दिया। जबकि विलास के केस में ऐसा नहीं था, उसके ऊपर उसकी एजुकेशन और हेल्थ पर कोई खर्च नहीं हुआ। दे कांट अफोर्ड, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स साबित नहीं हुआ। तो दोनों ही केस में एक एसेट बन गया और एक लाइबिलिटी बन के रह गया। तो अ चाइल्ड विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स में, दिस इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, और यू कैन से एजुकेशन एंड हेल्थ। ये दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करके एक चाइल्ड को एक कंट्री के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स बनाया जा सकता है, एक देश के लिए एक एसेट साबित किया जा सकता है। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने में बेनिफिट है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। वाई? दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं, उनको पता है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो जानते हैं कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनकी हेल्थ और हाइजीन अच्छी रहनी चाहिए। एंड दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो अपने बच्चों की एजुकेशन स्कूल में और घर पर भी और स्कूल में भी गुड हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा साइकिल वो क्रिएट करते हैं एक सोसाइटी के लिए। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके बच्चे भी एजुकेटेड होते हैं, आगे उनके बच्चे भी एजुकेटेड होते हैं, और ये आगे आने वाली जनरेशन एजुकेटेड होती है, और इस तरीके से ये एक अच्छा सर्कल चलता रहता है। बट इन कंट्रास्ट अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो एक विशियस सर्कल भी चलता है, जो कि अनएजुकेटेड पेरेंट्स की वजह से होता है। दे आर डिसएडवांटेजेस पेरेंट्स हु देमसेल्व्स अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन। वो खुद भी अनएजुकेटेड होते हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है, तो वो ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि बच्चे के लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। दे कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेजेस स्टेट। वो अपने बच्चे को भी जिस तरीके से वो खुद डिसएडवांटेजेस स्टेट में थे, उसी तरीके से अपने बच्चों को भी डिसएडवांटेजेस स्टेट में ही रखते हैं। तो एक एजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों को भी एजुकेटेड बनाते हैं और एक अनएजुकेटेड अपने बच्चों को भी उसी तरीके से बनाते हैं, अगर वो रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं तो कि एजुकेशन और हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये साइकिल चलता रहता है। जो डेवलप्ड कंट्री की अगर बात करें, जैसे कि जापान है, ये क्यों डेवलप हैं? क्योंकि ये भी अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी उनको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए अपनी कंट्री के लिए, जो भी उनको नीड है, वो उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। और फिर वो रिच और डेवलप कैसे हैं? क्योंकि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, especially in the field of education and health.
दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। अब ये एजुकेटेड पीपल जो हैं ये दूसरे रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, उसका एफिशिएंट यूज़ करते हैं, लाइक लैंड एंड कैपिटल का बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि लैंड और कैपिटल को कैसे यूज़ करना है, उसको एफिशिएंट यूज़ करते हैं और उनकी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी जो ये लोग यूज़ करते हैं उससे ये कंट्री रिच और डेवलप होती है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप, इसीलिए ये कंट्रीज रिच एंड डेवलप होती हैं। तो आप समझें कि किस तरीके से एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी कंट्रीज़ के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बेटर बनाया जा सकता है, उसको डेवलप बनाया जा सकता है और अपने देश को रिच बनाया जा सकता है। जिस तरीके से अदर डेवलप कंट्री हैं उस तरीके से इसको भी बनाया जा सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। अभी हमने ये टॉपिक किया है, इससे आगे के टॉपिक के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।